प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शाह वाईटी चैनल पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। मैंने कल आपको अपने प्रोग्राम में सरसरी बताया था कि पाकिस्तान का इकोनॉमी रिवाइवल प्लान सामने आया है, जिसके तहत अब हम 2035 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे या बन सकते हैं। और इसको रिवील किया है प्राइम मिनिस्टर ने और आर्मी चीफ ने एक सेरेमनी या एक इजलास में, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ और भी अथॉरिटीज मौजूद थी। तो वो क्या फॉर्मूला है या वो क्या डिटेल्स हैं कि जिसके तहत चलते हुए हम 2035 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं, इस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपके सामने एक और खबर बताई देते हैं, और वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फ्रांस के विजिट पर हैं, पहुंच चुके हैं पेरिस, और वहां पर उनके साथ डेलीगेशन के साथ गए हैं, जिसमें मरियम औरंगजेब साहिबा इंफो मिनिस्टर, शहरी रहमान साहिबा, अयाज सादिक और भी कुछ लोग उनके साथ हैं। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही वो पेरिस पहुंचे तो एक और खबर चलना शुरू हो गई कि पेरिस में एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, और वो धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ। अल्लाह खैर, जैसे ही वहां पर पहुंचे गैस लीकेज हो गई। यानी ये कि वहां पर यार आप जानते हैं कि इस तरह के हादसात किसी भी जगह पर हो सकते हैं, किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पर इस तरह का। और लेकिन धमाका इतना बड़ा था कि वहां पे जाने भी जाए होंगे, और ये भी खदशा जाहिर किया गया था कि भाई कोई दहशतगर्दी का तो नहीं है, क्योंकि अब उन कंट्रीज में भी इस तरह के वाकयात होते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, जैसा हमने आपको बताया कि वो ये हादसा किस तरीके से हुआ। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर वहां पर क्यों गए हैं, तो आपको ये बताते चले कि मैक्रोन साहब की इन्विटेशन पर वो वहां पर पहुंचे हैं, और वहां पर ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के जो इजलास है उसमें 50 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हेड ऑफ द स्टेट्स 50 से ज्यादा वहां पर मौजूद होंगे और हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी उसी तरीके से उसमें शामिल हुए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जहां पे इकोनॉमी की बात होगी, पैसे पुसे की, डॉलर्स की बात होगी, वो अपना बात कहे बगैर नहीं रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जिस हम सिचुएशन, यानी कटोरा जो है वो पीछे नहीं रह सकता। अब आपको पता है भाई क्या करें, कटोरे के बगैर काम इसलिए नहीं चल रहा कि अगर इस क्राइसिस से निकलना है तो लोगों के सामने वो तो आगे करना पड़ेगा। लेकिन इस कटोरे से निकलने के लिए ही ये जो इकोनॉमी रिवाइवल प्लान है वो सामने आया है। आपको बताते हैं कि इसकी कुछ डिटेल्स क्या हैं। देखिए, एक तो इसके बारे में जो पब्लिश हो रहा है, जो बात की जा रही है, जो डिबेट चल रही है, जो डिस्कशन की जा रही है, जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबके सब आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान इकोनॉमी रिवाइवल प्लान, आर्मी टू ओवरसी इकोनॉमिक रिवाइवल। जैसा मैंने आपको बताया कि एक सेरेमनी में इसके बाकायदा जो है वो नकाब कुशाई हुई है, यानी ये बताया गया है सबको। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सी पैक के 10 ईयर्स यानी 10वीं सालगिरह के से 10 दिन पहले इसको रिवील किया गया है, और इसको ये कहा जा रहा है कि ये सी पैक से ज्यादा बड़ा मंसूबा है, और इसको सी पैक की तरह ही गेम चेंजर भी कहा जा रहा है। अब सी पैक की अगर हम बात करें तो $60 बिलियन वर्थ, लेकिन उसकी पोटेंशियल को हमने पूरे तरीके से यूटिलाइज तो नहीं किया। $25 बिलियन तक या उससे आगे के जो मंसूबे तो काफी इनकम्प्लीट रहे, मुकम्मल तो अभी तक नहीं हो सके। इस प्लान के बारे में जो इसके की पॉइंट्स हैं, टू अनटैप्ड पोटेंशियल इन की सेक्टर्स थ्रू लोकल डेवलपमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी जो हमारे सोर्सेज है उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको भी साइमल्टेनियसली, ये दोनों फैक्टर्स या सेक्टर्स इनको एनहांस किया जाएगा। अब इसमें यह है कि एक जो काउंसिल बनाई गई है वो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, यानी कि SIFC। जैसे सी पैक है उसी तरीके से SIFC ये काउंसिल बनाई गई है। इसमें 5 मेजर जनरल्स भी इसको ओवरसी करेंगे या देखेंगे, मैनेजमेंट, ये सब कुछ, ठीक है। वो आगे चल के हम इसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये काउंसिल इन्वेस्टर्स के लिए जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो बॉटलनेक्स, जो रेड टेप, जो हर्डल्स होती हैं उसको रिमूव करेगी। अब देखें, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स आते हैं ना, उनकी इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे मसाइल ये होते हैं कि मतलब कि अलराशी वल मुर्तशी, यानी कि रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नुमी है, और दोनों भरपूर तरीके से पेट भर के रिश्वत लेते और देते हैं और समेटते हैं। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए, ठीक है, अब वो तो देखेंगे, ऐसा भी होता है समटाइम्स के खत्म करने के बजाय वो बढ़ भी जाती हैं। लेकिन जो इसके मकासद हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जो होगा वो तो हम आगे भी उसको देखते रहेंगे। अच्छा, फिर इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जहां पर ये स्ट्रेस किया एक्सपोर्ट्स हैं, ओरिएंटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बहुत जरूरी हैं। while the army chief pledged the full support of the military। इसमें जो की सेक्टर्स हैं वो हैं
एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक्स, मिनरल्स, माइनिंग, आईटी, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, ये 2 बातें की गई। इसके ऊपर मैं ऐड ये करना चाहूंगी कि सिर्फ फ्रेंडली कंट्रीज क्यों और सिर्फ गल्फ स्टेट्स क्यों। हमें तो इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो हमें दूसरे कंट्रीज की तरफ भी देखना चाहिए। ठीक है, इसकी भी कोई ना कोई होगी लॉजिक, इसके पीछे अभी तो फ्रेंडली कंट्रीज ही हमारे साथ चल रहे हैं। तो एक तो गल्फ स्टेट्स हैं हमारे फ्रेंडली कंट्रीज और दूसरा चाइना है, तो यही कंट्रीज है। तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है वो यहीं से की जा रही है। अच्छा, फिर आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में इसकी जो खास तौर पर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान की, उस पर बहुत जोर दिया। SIFC को रिवील करते हुए इसके बेसिक फीचर्स में ये भी बताया गया कि ये नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा प्रोवाइड करेगा। जैसे कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स इसमें बताए गए वो हैं 15 to 20 मिलियन पीपल जो कि डायरेक्ट जॉब्स जिनको मिल पाएंगी, और 75 to 100 मिलियन पीपल जिनको नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में इनडायरेक्ट जॉब्स मिल पाएंगी, जो कि उसमें काम कर रहे होंगे या फिर इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल रही होगी, रोजगार मिल रहा होगा। अच्छा, SIFC विल जनरेट $70 billion फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाय $100 billion फॉरेन रिजर्व्स विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। अब इस पर कुछ सवाल भी उठ रहे जो कि उठने ही थे कि आर्मी की इतनी इन्वॉल्वमेंट इस मंसूबे में क्यों है। इकोनॉमी का ये प्लान है, ये रिवाइवल इकोनॉमी प्लान जो है, इसमें ओवरसी आर्मी क्यों करेगी। तो देखें, इसमें हुकूमती सतह पर जो कुछ कहा गया या जो कहा जा रहा है वो ये है कि सिक्योरिटी और इकोनॉमी जो है वो तो क्लोजली रिलेटेड इश्यूज हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, और फिर वो कौन सा मंसूबा है कि जिसमें अमल दखल नहीं है। या हमारे यहाँ तो ये होता है कि जब IMF का प्लान नहीं मिल रहा होता तो कौन कॉल करता है IMF को? आर्मी चीफ। पिछले दौरे हुकूमत में क्या हुआ? जनरल बाजवा ने कॉल नहीं की थी? सारी खबरें हर जगह पर, बुरी जगह पे चली थी वहां पे IMF के प्लान के लिए। अच्छा, इसके अलावा जब दूसरे कंट्रीज में विजिट्स हो रहे हैं पैसे के लिए या कर्जे के लिए, तो वो कौन कर रहा है? आर्मी चीफ चाइना और सऊदी अरेबिया और कतर नहीं जा रहे इस वक्त के? जनरल आसिम मुनीर, ये जो विजिट सारे हुए उनकी भी सारी डिटेल्स सामने आई है ना, प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं। लेकिन तो हमारा कोई नया तो नहीं है ये सूरत हाल, ये तो हमेशा से चलता चला आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए, एक ये भी देखने की बात है कि ये भी बात कही गई कि एज दिस प्रोजेक्ट बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल द रोल ऑफ द आर्मी विल ग्रेजुअली डिक्लाइन। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ हासिल कर लिया जाएगा और प्लान कंप्लीट हो जाएगा, जो मकासद हमारे यहाँ वो हासिल कर लेंगे, तो फिर आप इसके बीच में से आर्मी की इन्वॉल्वमेंट को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। तो भाई बहुत ही ज्यादा खुशगुमानी है, जरा ध्यान रखना पाए, ऐ ना होए कि वो तानू कट देंगे और फिर ये कि वो कहेंगे अच्छा जब हमने सब कुछ कर दिया तो अब आप कह रहे हैं कि हम निकल जाएं। वैसे तो देखिए, आपको याद होगा CPEC के चेयरमैन कौन थे? जनरल आसिम बाजवा। उन्होंने तो इस्तीफा दिया था जाके इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने कहा था नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ये क्या आप कर रहे हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है जनाब। तो फिर ये तो बात आप छोड़ दें कि आप जब वो सब कुछ हो जाएगा तो आप उसको कर देंगे, और फिर करना क्यों करेंगे फिर आप, जबकि सारा कुछ अगर उस तरफ से कहा जाएगा भाई हमने सब कुछ किया और आप हमें निकाल रहे हैं। और वैसे किसकी मजाल है सर साहब, किसकी मजाल है कि निकाला जा सके। लेकिन इसमें जो एक और बात है वो ये है कि आर्मी विल प्रोवाइड ओनली मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट, ये बात कही जा रही है। वैसे ये भी इतनी काबिल कबूल बात नहीं है। अच्छा, इसमें सिंगल विंडो ऑपरेशन की भी बात की गई है, और जैसा मैंने आपको कहा कि 5 मेजर जनरल जो हैं विद देयर टीम्स विल ओवरव्यू। अब हुआ ये है कि इससे भी ताज़ा तरीन खबर इसी के ऊपर ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने एपेक्स कमेटी बना दी है, और उस एपेक्स कमेटी में फाइनेंस, डिफेंस, प्लानिंग, पेट्रोलियम मिनिस्टर्स और इसके अलावा आर्मी की अथॉरिटीज भी शामिल हैं। और वो कमेटी अब इसको देखेगी कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और जाहिर है कि डे टू डे इस पे काम होगा। जो और डेवलपमेंट्स हमारे सामने आएंगी हम आपके लिए पेश करेंगे। मेरे इसमें अगर आप कहते हैं तो 2-3 पॉइंट्स ही हैं, बाकी तो सारे बता ही दिए मैंने। अब साथ साथ में अपना उसको एनालाइज भी करती गई हूँ। उसमें यह है कि ये जो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है और जिन कंट्रीज से आप कर रहे हैं, या आप एक्सपोर्ट्स की जो बात करें, सबसे ज्यादा इस पे एक्सपोर्ट्स पे भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं,
तो उसमें हमें चाहिए ये कि हम एक्सपोर्ट सिर्फ इन कंट्रीज तक ही लिमिटेड ना रखें, हम पूरी दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट्स भेजने की कोशिश करें। जैसे कि मैं देख रही थी कि जर्मनी में जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आप किसी भी स्टोर पे चले जाएं, उसकी तो वीडियो भी बन के चल रही है, मैंने तो अपनी आंखों से वहां पर देखा हुआ है। तो आप जिस जगह पर, कि जर्मनी क्या, आप यूरोप में, आप किसी भी अमेरिका में कहीं भी चले जाएं, वहां पे जो गारमेंट्स हैं उनके ऊपर किसका टैग होता है? उसके ऊपर बांग्लादेश, इंडोनेशिया और इंडिया होता है। ये कंट्रीज होते हैं जिनकी सारे गारमेंट्स वहां पे जा रहे हैं बन के। तो उसमें भी शामिल करें आप, वहां पे क्यों नहीं? जब वो लोग वहां उन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में भेज रहे हैं, तो हम भी क्यों नहीं अपनी एक्सपोर्ट्स वहां तक करते हैं? हम सिर्फ फ्रेंडली कंट्रीज तक क्यों रहें? और फिर इसके अंदर ये भी कि देखिए, वो तो होगा और हुआ होगा कि और बहुत सारे डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं और किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग जो कि नौजवान हैं और बहुत सारे ऐसे काम एंटरप्रेन्योर्स करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अपने बिजनेसेस शुरू करते हैं। आप एक ऐसी विंडो भी बनाएं कि जिस पर सिर्फ उनसे मदद ली जाए, उनसे पूछा जाए, उनको शामिल किया जाए इसके अंदर। पाकिस्तान के नौजवानों को जब आप इस प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्ट शामिल करेंगे ना, तो उनकी तवज्जो ये बाकी चीजों से हटेगी थोड़ी सी, और शायद पाकिस्तान आगे की तरफ निकल सके, ये भी याद रखें। और वैसे भी आपकी इकोनॉमी को नौजवान ज्यादा बेहतर जानता है, आप सबसे ज्यादा बेहतर जानता होगा। देखिए, अगर हम ये बात करें कि क्योंकि इसमें आर्मी है तो ये कामयाब होगा, या इसमें ये फैक्टर्स रखे गए कामयाब होगा, मुझे ये बताएं कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें ये अथॉरिटीज नहीं थी? सी पैक में क्या नहीं थी? फिर हमारा जो रेकोडिक, जब हम बात करें पाकिस्तान के अंदर मिनरल सोर्सेज, तांबा, सोना, चांदी, इसके जखायर जो अक्सर औकात निकल आते हैं और फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, तो वो आपको मैं बताती हूँ कहाँ चले जाते हैं। वो या तो जाया हो जाते हैं, या फिर हम रेकोडिक की तरह $10 बिलियन का जुर्माना अदा करते हैं। कंपनियां बाहर की लेके जा रही हैं, यहां से लेके जा रही हैं, मुआहिदों में ऐसी सेटबैक्स हमें हुए हैं, हमने ऐसे भंड मारे हैं या ब्लंडर्स किए हैं कि उसमें हमें खुद से उनको जुर्माना अदा करना पड़ा। बजाय इसके कि वो हमें दें कि आपके मुल्क से लेकर जा रहे हैं, हमें उनको $10 बिलियन देने पड़े उसके। सैंडेक और कितने मंसूबे, क्या क्या कौन सा मंसूबा है जिसके मतलब जीरो हमारे हाथ में आया है। अगर हम ये बात करें कि क्योंकि इसमें आर्मी है तो ये कामयाब होगा, या इसमें ये फैक्टर्स रखे गए कामयाब होगा, मुझे ये बताएं कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें ये अथॉरिटीज नहीं थी? सी पैक में क्या नहीं थी? फिर हमारा जो रेकोडिक, जब हम बात करें पाकिस्तान के अंदर मिनरल सोर्सेज, तांबा, सोना, चांदी, इसके जखायर जो अक्सर औकात निकल आते हैं और फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, तो वो आपको मैं बताती हूँ कहाँ चले जाते हैं। वो या तो जाया हो जाते हैं, या फिर हम रेकोडिक की तरह $10 बिलियन का जुर्माना अदा करते हैं। कंपनियां बाहर की लेके जा रही हैं, यहां से लेके जा रही हैं, मुआहिदों में ऐसी सेटबैक्स हमें हुए हैं, हमने ऐसे भंड मारे हैं या ब्लंडर्स किए हैं कि उसमें हमें खुद से उनको जुर्माना अदा करना पड़ा। बजाय इसके कि वो हमें दें कि आपके मुल्क से लेकर जा रहे हैं, हमें उनको $10 बिलियन देने पड़े उसके। सैंडेक और कितने मंसूबे, क्या क्या कौन सा मंसूबा है जिसके मतलब जीरो हमारे हाथ में आया है। ऐसे ही है ना। तो फिर अगर आप बहुत उधर से शुरू हो जाएं अब तक, तो देखिए इमरान खान साहब के दौर में ये जो सी पैक था, तो फिर ये तो बहुत कामयाबी से चलना चाहिए था। अगर हम सिर्फ इस फैक्टर पे बात करें कि जनाब ये लोग होंगे तो सही चलेगा, ये होंगे तो नहीं चलेगा, ऐसी कोई लगा बंधा फॉर्मूला नहीं है। और फिर ऐसा भी होता है, एक और बात मैं इसमें आखिर में कहते चलूं कि कहते हैं कि जो आपकी कंपनी होती है आप वही बनते हैं। ये बात सही है, 16 आने सच है, 100% दुरुस्त है। आप अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करके देखें, जो आपकी कंपनी होती है ना, आप भी वैसे ही बनते जाते हैं। तो हमारी कंपनी हमारे हमसाया कंट्रीज होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमने इस कंपनी से सीखना शुरू कर दिया। बेशक हमारी कंपनी उनसे नहीं है, लेकिन हमसाई तो है ना, ये कंपनी तो मौजूद है ना, साथ तो है ना, वो तो साथ कभी नहीं खत्म हो सकता, दीवार से दीवार तो जुड़ी हुई है। वो कहते हैं कि दोस्त तब्दील हो सकते हैं, हमसाई तब्दील नहीं हो सकते, दुश्मन तब्दील हो सकते हैं, हमसाई तब्दील नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल है कि अब हमने उनकी कंपनी से फायदा उठा के कुछ अपने आप को भी थोड़ा सा अपलिफ्ट करना शुरू किया है। तो इसमें जैसा मैंने कहा, मेरे जहन में जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। आप डायरेक्ट यूथ को इन्वॉल्व करें, उनसे पूछें, मशवरे मांगें, उन्हें बताएं, उन्हें इसमें इन्वॉल्व करें, उनके बिजनेसेस भी इसमें शामिल करें, उनसे प्लान्स लें, उनसे आइडियाज़ लें। आइडियाज़ इज़ एवरीथिंग इस दुनिया में। तो फिर और इसके अलावा ये कि ज़रा ये
अल राशि वल मुर्तशी पर हाथ हौला रखें ते करप्शन ते भी हाथ जरा हौला रखे हो तुसी जितने भी लोग हैं। मैं सबको कह रही हूँ, यानी ये कि जब भी कोई ऐसा होता है ना तो उसमें देखें बहुत सारे फिर ये चीजें, तो बल्कि वो तो कह रहे हैं ना कि उसको रोकने के लिए तो ये सब किया जा रहा है। तो ये देखते हैं सर आगे क्या क्या होता है। होपफुली 2035 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ भी हम आपसे बात किया करेंगे। इजाजत दें, दोबारा मुलाकात होती है।